एवरीवन, आज हम बेटा इकोनॉमिक्स का सेकंड लेसन भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक यानी कि जो भारत की इकोनॉमी है उसके सेक्टर। क्षेत्रक का मतलब होता है कि इंग्लिश में क्षेत्रक को सेक्टर कहा जाता है। जैसे कि कितने लोग, हमारी कितनी जनसंख्या कैसे कार्यों में लगी हुई है, किन कार्यों में लगी हुई है और वो कार्य कौन से सेक्टर के अंतर्गत यानी कि कौन से क्षेत्रक के अंतर्गत आते हैं। हमारे क्षेत्रक जो हैं बेटा ये 3 भागों में हमने डिवाइड किए हुए हैं। पहले तो आप ये जो आपको आपकी इस पेज पर जो भी आपको एक्टिविटीज़ दिखाई दे रही हैं, जैसे ये डाकिया है, ये कुली है, ये खेती का कार्य हो रहा है, ये शॉप का कार्य है मतलब कपड़े बेचने का, यहाँ पर ईंटें बनाई जा रही है, भट्टे का कार्य हो रहा है, तो इन यानी कि कुछ मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है। तो ये सारी जो भी एक्टिविटीज़ हैं क्या ये एक ही सेक्टर में आती हैं या अलग अलग क्षेत्रक में आती हैं। तो इस लेसन में हम इन महत्वपूर्ण क्षेत्रक ये सार्वजनिक हैं या निजी हैं, संगठित हैं, असंगठित हैं, इन सब के बारे में इस लेसन में हम डिटेल से पढ़ेंगे। अब आगे इसमें आ जाता है कि जो भी हमारी एक्टिविटीज़ हैं, कार्य हैं, इनको 3 भागों में बांटा गया है। प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीय क्षेत्रक और तृतीय क्षेत्रक। जो प्राथमिक क्षेत्रक है, प्राथमिक क्षेत्रक यानी कि प्रत्यक्ष उपयोग पर आधारित जो भी गतिविधियां हैं, जैसे खेती करना, ठीक है, मौसमी फसल उगाना और डेयरी उत्पादन, पशु पालना, ठीक है, या खनिज अयस्क या प्राकृतिक उत्पाद इकट्ठा करना, इस तरह से जो भी गैदरिंग, डेयरी या कृषि या उसके सहायक यानी कि कृषि उत्पादन से संबंधित जो भी एक्टिविटीज़ आ जाती हैं, खानों से मिनरल्स निकालना, वनों से जड़ी बूटियाँ इकट्ठा करना या कुछ भी इम्पोर्टेंट पदार्थ वो करना, कृषि करना, डेयरी फार्मिंग करना, तो ये सब जो भी कार्य हैं ये हमारे प्राथमिक क्षेत्रक में आते हैं, जिसे हम प्राइमरी सेक्टर भी कहते हैं। अब बात आ जाती है हमारे द्वितीय क्षेत्रक की। द्वितीय क्षेत्रक के अंतर्गत जो भी प्राकृतिक उत्पाद हैं यानी कि जो भी हमें प्रकृति से एज इट इज़ प्राप्त होता है उसको एज ए रॉ मटेरियल यूज़ करके कुछ नया मैन्युफैक्चरिंग करना, यानी कि जो भी विनिर्माण के द्वारा जो भी विनिर्माण की गतिविधियां हैं यानी कि जिससे जो कुछ भी यूज़ करके नया कुछ बनाया जाता है वो द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। जैसे गन्ने से चीनी बनाना, तो ये किस में आ गया? द्वितीय क्षेत्र में आता है। यहाँ वस्तुएं सीधे प्रकृति से उत्पादित नहीं होती बल्कि औद्योगिक प्रक्रिया के द्वारा कारखानों में, कार्यशाला में, घर में कि कहीं पर भी ये जो रॉ मटेरियल इन कच्चा माल को यूज़ करके कुछ भी नई चीज़ें बनाई जाती हैं और इसमें ये मेनली विनिर्माण से जुड़ा हुआ है, तो इसे औद्योगिक क्षेत्रक भी कहा जाता है। अब बात आती है तृतीय क्षेत्रक की कि तृतीय क्षेत्रक क्या है। जो भी प्राथमिक और द्वितीय जो भी हमारी आर्थिक गतिविधियां हैं उनको सेवाएं जो प्रदान करता है वो तृतीय क्षेत्रक में आ जाती हैं। जैसे प्राथमिक है, कृषि उत्पाद है, उनको मंडियों तक पहुंचाना, या जो द्वितीय क्षेत्रक में जो भी कारखानों में, उद्योगों में जो तैयार माल है उसको मार्केट तक यानी कि उपभोग के क्षेत्रों तक, लोगों तक पहुंचाना। जो ट्रांसपोर्ट का कार्य है वो तृतीय क्षेत्रक में आता है। बैंकिंग है वो भी तृतीय क्षेत्रक में आता है। पत्राचार है या जो हमारे कंप्यूटर से जुड़ी हुई कोई भी चीज़ें हैं ये सब किस में आ जाती हैं, या वस्तुओं को बेचना, खरीदना, ये सब हमारा तृतीय क्षेत्रक में आ जाता है। इसे क्योंकि इसमें जैसे जो शिक्षा से जुड़ा हुआ है, जो डॉक्टरी चिकित्सा से जुड़ा हुआ है, बैंकिंग से जुड़ा हुआ है, इसमें जो भी सेवाएं हैं यानी कि जो लोग अपने उससे सेवाएं, जैसे टीचर है वो अपने पढ़ा के जो सेवा प्रदान करता है और उसके बदले में जो वेतन प्राप्त करता है तो वो भी इसी क्षेत्रक में आता है, तृतीय क्षेत्रक में, इसलिए इसे सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। सेवा के क्षेत्र में कुछ ऐसी अपरिहार्य सेवाएं भी हैं जो प्रत्यक्ष रूप से वस्तुओं के उत्पादन में सहायता नहीं करती। जैसे हमें शिक्षकों, डॉक्टर, धोबी, नाई, मोची, वकील ये सब सेवाएं उपलब्ध कराने वाले हैं। तो इनमें कुछ नया, कुछ मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रहा है बल्कि सेवाएं दी जा रही है। तो इसके आधार पर इसे सेवा क्षेत्रक या
तृतीयक क्षेत्रक भी कहा जाता है। यद्यपि आर्थिक गतिविधियां 3 विभिन्न वर्गों में विभाजित हैं, फिर भी ये बहुत अधिक परस्पर निर्भर हैं। यानी कि ये 3 सेक्टर में डिवाइड है, लेकिन ये एक दूसरे पर बहुत ज़्यादा निर्भर हैं। ये कुछ इसमें उदाहरण दिए हुए हैं बेटा, एग्जाम्पल दिए हुए हैं कि मान लो, कल्पना करें हम कि किसान किसी चीनी मिल को गन्ना बेचने से इनकार कर दे, तो मिल का क्या होगा? मिल बंद हो जाएगी। ठीक है। अब द्वितीयक और औद्योगिक क्षेत्र का उदाहरण जो प्राथमिक क्षेत्र पर निर्भर करता है, यानी कि अब जो तृतीयक क्षेत्रक था, यानी कि जो द्वितीयक और तृतीयक यानी कि निर्माण हो रहा था और निर्माण के बाद उनको सेवाएं या उसको बाजारों तक पहुंचाने का जो कार्य तृतीयक क्षेत्रक कर रहा था, वो दोनों किस पर डिपेंड थे? प्राथमिक पर। अब अगर प्राथमिक में किसान उत्पादन ही नहीं कर रहा है या उत्पादन के बाद उसको बेच नहीं रहा है, तो तृतीयक और तृतीयक गतिविधियां हैं वो खत्म हो जाएंगी। ठीक है। और अगर हम इमेजिन करें कि कंपनियां भारतीय बाजार से कपास नहीं खरीदती, विदेशों से मंगा लेती हैं, तो भारतीय कपास की खेती का क्या होगा? यानी कि जो किसान उत्पादन कर रहे हैं उसका क्या होगा? वो तो पड़ी पड़ी फसल खराब हो जाएगी। यानी कि अब जो प्राथमिक का उत्पादन है वो किस पर डिपेंड करता है? कि द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र में उसकी डिमांड हो। ठीक है। तो ये इस तरह से एग्जाम्पल दिए हुए हैं कि ये तीनों क्षेत्रक बेटा आपस में बहुत ज़्यादा एक दूसरे पर इंटरडिपेंड करते हैं। अब बात आ जाती है इन तीनों क्षेत्रकों की तुलना की, यानी कि इनका जो कंपैरिजन किया जाता है कि कौन सा सेक्टर कितना इम्पोर्टेंट है और किसका योगदान कितना ज़्यादा है। तो जो प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र हैं, इसमें उत्पादन कार्यों से काफ़ी अधिक मात्रा में वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है और इन सेवाओं के उत्पादन के लिए काम करते हैं। इसलिए अगले चरण में ये देखना है कि प्रत्येक क्षेत्र में कितनी वस्तुएं और सेवाएं उत्पादित होती हैं। कंपैरिजन हम तभी तो करेंगे, प्राथमिक क्षेत्र में क्या होता है, द्वितीयक में कितना उत्पादन होता है, कितनी सेवाएं प्रदान की जाती है तृतीयक में, और फिर उसका जो ऐसे हम कैसे बांट सकते हैं। मान लो कृषि में गेहूं का उत्पादन और सेवाओं का उत्पादन हम कंपैरिजन नहीं कर सकते, तो इसलिए कंपैरिजन तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए उनका मूल्य देखा जाता है कि प्राथमिक क्षेत्रक से कितनी आय हो रही है, द्वितीयक से कितनी हो रही है और तृतीयक से कितनी हो रही है। ठीक है। तो इसे हम थोड़ा डिटेल में ही पढ़ेंगे, जैसे कि यहाँ से इस समस्या के समाधान के लिए जो अर्थशास्त्रियों का सुझाव है, हम यहाँ से पढ़ रहे हैं बेटा, क्योंकि इसको जब तक आप डिटेल में नहीं करोगे या आपको समझ नहीं आएगा। इस समस्या के समाधान के लिए अर्थशास्त्रियों का सुझाव है कि वस्तुओं और सेवाओं की वास्तविक संख्याओं का योग करने के स्थान पर उनके मूल्य का उपयोग किया जाना चाहिए। ठीक है। वस्तुओं को ना गिना जाए कि कितनी, अब गेहूं क्या एक एक दाने को गिना जाएगा कि इतना उत्पादन? नहीं, क्या होगा कि टोटल गेहूं के इतना उत्पादन हुआ इतने हेक्टेयर में, द्वितीयक क्षेत्र में इतने से इतना हुआ, इसमें कितना हुआ, और उनके कंपैरिजन किया जाएगा जो भी उनसे अर्निंग होगी। ठीक है। जैसे इसमें फॉर एग्जांपल दिया हुआ है कि 10,000 किलोग्राम गेहूं 8 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जाता है, तो गेहूं का मूल्य कितना हो गया? 80,000 हो गया। अब 10 रुपये प्रति नारियल की दर से 5,000 नारियल का मूल्य 50,000 रुपये हो गया। अब इन तीनों क्षेत्रों के वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य की गणना की जाती है और उसके बाद योगफल प्राप्त करते हैं। तो बात यहाँ पर आ जाती है कि जो भी उत्पादित वस्तु है उसकी गणना करने की जरूरत नहीं है, उसका केवल अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का गणना का ही उचित है। यानी कि जब वो वस्तु बेची गई तो उसका कितना मूल्य प्राप्त हुआ, या ये सेवा दी गई तो उससे कितना मूल्य प्राप्त हुआ, अर्निंग कितनी हुई, उस बात से उसकी तुलना की जाती है। इसमें स्टार्टिंग से लेकर अंतिम वस्तु तक, यानी कि जब तक वो कंज्यूमर के पास पहुंचती है, उसमें वो सारी गतिविधियां शामिल रहती है। जैसे फॉर एग्जांपल देखा जाए कि इसमें दे रखा है कि एक किसान ने किसी आटा मिल को 8 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से गेहूं बेचता है। अब मिल वाला गेहूं की पिसाई भी करेगा, ठीक है, और वो किसी बिस्कुट कंपनी को आटा बेचता है, तो वो अपनी पिसाई का और उसका सारा मूल्य लगाएगा। वो कितने रुपए बेचेगा? 10 रुपये बेच रहा है। ठीक है। अब बिस्कुट कंपनी आटा के साथ चीनी व तेल जैसी चीज़ें मिलाकर बिस्किट बना रही है और वो
4 पैकेट बनाती है 1 किलो आटे में से। अब वो बाजार में उपभोक्ताओं को उसको 15 रुपये प्रति पैकेट यानी कि 60 रुपये में बेचेगी। यानी कि जो गेहूं 8 रुपये किलो बिका, फिर वो जब आटा बन गया तो वो 10 रुपये किलो बचा। जब उस 1 किलो आटे के 4 बिस्किट के पैकेट बन गए तो वो 60 रुपये। तो अंत में बिस्कुट से अब कुछ नहीं बनना। बिस्कुट क्या है, लास्ट थिंग है जो कंज्यूमर के पास जाएगी, यानी कि उपभोग हो जाएगी। तो अब अंतिम वस्तुओं और सेवाओं की ही गणना की जाती है कि जैसे गेहूं और आटा जैसी मध्यवर्ती वस्तुएं। अंतिम वस्तु क्या है, बिस्कुट। यानी कि बिस्कुट के जो प्राप्त होने से जो मूल्य लगा उसमें गेहूं, आटा और वो सारी चीज़ों का उसमें ऐड हो गया। गेहूं का जो मूल्य चुकाया, आटा बनने का जो चुकाया, ट्रांसपोर्ट होके जो कंपनी तक गया, कंपनी जो उसमें लगाया, और फिर वो मार्केट तक जब पहुंचा, ठीक है ना, उसमें वो सारी चीज़ें उसमें शामिल हो गई हैं। तो अब वो 60 क्या है, MRP है, यानी कि मैक्सिमम है। अब उसके आगे उसका नहीं बढ़ेगा, तो उस मूल्य की गणना की जाती है। ठीक है बेटा। अब आगे इसमें आ जाता है किसी, ये यहाँ से है बेटा, और वेरी इंपॉर्टेंट में आ जाता है, ये क्वेश्चन बनता है GDP, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्शन। ठीक है, सकल घरेलू उत्पाद। तो किसी विशेष वर्ष में प्रत्येक क्षेत्रक द्वारा उत्पादित किसी विशेष, यानी कि कोई भी एक वर्ष आप ले लो, ठीक है, उसमें प्रत्येक क्षेत्रक, हर क्षेत्रक ने क्या क्या वस्तुओं को उत्पादित किया और कौन से क्षेत्रक ने कितनी सेवाओं का मूल्य और उनकी सेवाओं का मूल्य। ठीक है, किसी ने शिक्षकों ने कितनी सेवाएं दी, चिकित्सा ने कितनी सेवाएं दी, डॉक्टरों ने कितनी दी, वो मूल्य। ठीक है, उस वर्ष में क्षेत्रक के कुल उत्पादन की जानकारी प्रदान करता है कि सेवाओं से इतना हुआ, द्वितीयक क्षेत्र के विनिर्माण से इतना, प्राथमिक से इतना। तो तीनों क्षेत्रक के उत्पादनों का योगफल, तीनों क्षेत्रक से जितना भी उत्पादन हुआ और उसका योग जो हम करते हैं तो वो क्या आ जाता है, सकल घरेलू उत्पाद, GDP कहते हैं उसे हम, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्शन। किसी भी देश के भीतर किसी विशेष वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य। ये इसकी डेफिनेशन है कि किसी देश के भीतर किसी विशेष वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य क्या कहलाता है, GDP कहलाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जीके का भी क्वेश्चन है कि GDP होता क्या है। आप लोग हमेशा न्यूज़ में सुनते हो भारत की GDP इतनी बढ़ गई, इतनी घट गई, 2014 में इतनी थी, 18 में इतनी हो गई, लेकिन कभी समझने की कोशिश नहीं करते कि GDP है क्या। तो वो क्या है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, यानी कि हर सेक्टर में जो भी सेवाएं या वस्तुएं उत्पादित की गई उसके अंतिम मूल्य का योगफल क्या है, GDP। ठीक है, भारत में जो GDP है या सकल घरेलू उत्पाद है, मापन जैसा कठिन कार्य केंद्र सरकार के मंत्रालय द्वारा किया जाता है। यह मंत्रालय राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्रों के विभिन्न सरकारी विभागों की सहायता से वस्तुओं और सेवाओं की कुल संख्या और उनके मूल्य से संबंधित सूचनाएं एकत्रित करता है और तब GDP का अनुमान लगाया जाता है। अब इसमें आ जाता है कि क्षेत्रकों में ऐतिहासिक परिवर्तन। आज जो प्रेजेंट टाइम में स्थिति है ऐसी पहले नहीं थी। ठीक है, पास्ट में ऐसी नहीं थी। कितनी उसमें विकास हुआ, किस तरह से आज हम प्रेजेंट टाइम पर पहुंचे हैं, ये हम इसमें पढ़ेंगे। सामान्यतः अधिकांश विकसित देशों के इतिहास में देखा गया है कि विकास की प्रारंभिक अवस्थाओं में प्राथमिक क्षेत्र की आर्थिक सक्रियता के सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र, यानी कि जितने भी विकसित देश हैं अगर हम उनका इतिहास उठा के देखें तो प्राथमिक क्षेत्र का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। ठीक है, कृषि क्षेत्र समृद्ध होता गया है और कृषि प्रणाली जो परिवर्तित हुई, नए नए बीज, हाई वैरायटी के बीज और जो प्रोडक्शन बढ़ती गई, उससे देश समृद्ध होता गया। अगर हम इसकी तुलना में अपेक्षाकृत अधिक उत्पादन होने लगा, अब अनेक लोग दूसरे कार्य करने लगे हैं, शिल्पियों और व्यापारियों की संख्या में वृद्धि होने लगी, क्रय विक्रय की गतिविधियां कई गुना बढ़ गई। इसके अतिरिक्त लोग परिवहन, प्रशासक और सैनिक कार्य इत्यादि से जुड़े थे। फिर भी इस अवस्था में अधिकांश उत्पादित वस्तुएं प्राकृतिक उत्पाद थी जो प्राथमिक क्षेत्र में आती थी और अधिकांश लोग इसी क्षेत्र में रोजगार करते थे। अब हम लंबे समय से देखें कि किस तरह से इस क्षेत्र में डेवलपमेंट होता गया।
ठीक है। अब विगत 100 वर्षों की अगर हम बात करें तो विकसित देशों में द्वितीयक क्षेत्रक से तृतीयक क्षेत्रक की ओर भी पुनः बदलाव हुआ है। कुल उत्पादन की दृष्टि से सेवा क्षेत्रक का महत्व बढ़ गया है। पहले प्राथमिक और तृतीयक क्षेत्र से आय ज़्यादा थी, लेकिन आज हम अगर प्रेजेंट टाइम का वो डाटा देखें तो हमारी आय तृतीयक क्षेत्रक से ज़्यादा है। और भारत में तीनों क्षेत्रकों का कुल उत्पादन और रोजगार कितना है, यह हम देखें। इन समरूप भारत में परिवर्तन भी हुआ है और यह किस तरह से हुआ है, ये हम इस तालिका में आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। ज़्यादा से कन्फ्यूज़न हो जाएगा, इसको आप डिटेल में पढ़ोगे। और सैटरडे से मैं ऑनलाइन क्लास ले रही हूँ, डाउट क्लास। तो फर्स्ट और सेकंड चैप्टर के जो भी डाउट्स हैं वो आप सैटरडे की क्लास में क्लियर करोगे।